biodiversity and conservation. Biodiversity and conservation. This is chapter number 15 of your book. अब देखिए इस चैप्टर को वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ मैंने क्या कुछ पढ़ाया। सबसे पहले मैंने वर्ड क्लियर किया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। तो ये वर्ड ही अपने बारे में सब कुछ बोल रहा है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है, बायो यानी कि लिविंग साइंस, जिसमें बायोलॉजी की बात हो रही है, जहां पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग साइंस की बात करें, उसको हम बायो बोलते हैं, राइट? वो जो आप पढ़ रहे हैं। एंड डाइवर्सिटी क्या होती है? वेरिएशन होती है, वेराइटी होती है। तो अगर कभी भी हम वेरिएशन पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड, चाहे वो स्पीशीज के रिस्पेक्ट में हम वेरिएशन पढ़े, अलग अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं, या हम पढ़े अलग अलग टाइप की वेराइटी पाई जाती है, ह्यूमन के कितने सारे डिफरेंट रेसेस हैं, या हम कहें डॉग्स की अलग अलग स्पीशीज हैं, सॉरी डॉग्स की अलग अलग वेराइटीज हैं। आप खाने की चीजें लेके, मैंगो है, मैंगो की कितनी सारी वेराइटी है। इसके अलावा हम देखें कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइप है, ये जहां पर वो रहता है, यानी उसका इकोसिस्टम, उसका इन्वायरमेंट, उसकी इकोलॉजी के हिसाब से वो भी चेंज हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएशन, वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द स्पीशीज, और विद रिस्पेक्ट टू द वेराइटी, विद रिस्पेक्ट टू द जीन इट इज कैरिंग। तो किसी भी टर्म्स में अगर वेरिएशन आता है तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी, दिस टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, ये मैंने आपको बताया था। देन बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको 3 लेवल बताए थे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसको जीन डाइवर्सिटी भी कहते हैं, एक बताई थी स्पीशीज डाइवर्सिटी, और एक आपको बताई थी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जीन या जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर मैंने आपको बताया था, जीन में फर्क हो, यानी आप में, मुझ में, हम सब में, अगर हम सब स्पीशीज तो एक है, बट हमारे जीन के अंदर वेरिएशन आने से कुछ डिफरेंट बन जाए, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जैसा मैंने कहा था, चावल की अलग अलग वेराइटी है, मैंगो की अलग अलग वेराइटी है। एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया था, रॉल्फिया वोमेटोरिया, मैंने बताया था वो प्लांट जो है वो क्या करता है, रेस्पराइन नाम का एक केमिकल बनाता है, और वो केमिकल रेस्पराइन की कंसेंट्रेशन अलग अलग अमाउंट में वो सिक्रीट हो रहा है अलग अलग जगह से। तो जितनी भी ये चीजें हैं जहां पर स्पीशीज सेम है बट फिर भी उनमें फर्क आ रहा है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दिस हैज बीन क्लियर टू यू। देन मैंने सेकंड बताई थी स्पीशीज डाइवर्सिटी, जब वेरिएशन स्पीशीज लेवल पर हो, यानी आप है, हम हैं, जो डॉग्स है, जो लॉयंस है, जो टाइगर्स है, कोई प्लांट है, कोई दूसरा प्लांट है, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं। दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैंने कहा था, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मैंने कहा था कि क्या होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब वेरिएशन आता है तो उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। दैट कैन बी अल्फा, दैट कैन बी बीटा, और दैट कैन बी गामा। अगर किसी एक एरिया को देखते हैं, हमने किसी एक्वेटिक सिस्टम को देख लिया, एक पॉन्ड को देखा, और उस पॉन्ड में कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है उसको देखा, वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अल्फा टाइप की हुई, क्योंकि सिर्फ एक एनवायरमेंट को देखा है, अल्फा। फिर मैंने बताई थी इट कैन बी बीटा। बीटा क्या बताई थी, अगर मैं किसी दो एनवायरमेंट को देखूं तो वो क्या होती है, वो होती है बीटा, राइट। फिर मैंने बताई थी आपको गामा। गामा क्या होती है, जब हम किसी पूरे इकोलॉजिकल एनवायरमेंट को देखें, जितना एनवायरमेंट हम देख सकते हैं उस पूरे एनवायरमेंट को देखें, तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी। So this has been clear to you till now in the chapter biodiversity and conservation. अब हम उससे आगे शुरू करें, ठीक है? तो ये जिन बच्चों ने प्रेजेंट है उन लोगों ने सुन लिया, जो नहीं प्रेजेंट है वो अपने लेवल पर रीड करेंगे। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी। Nuran, keep your video on, and same is with Shiva. चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। इस चैप्टर में ना बहुत सारा कंटेंट है जो आपको थोड़ा लर्न करना है, एज इट इज फ्रेमिंग करना है, क्योंकि डाटा है, ठीक है? कि भाई जैसे आप एसएस में डाटा पढ़ते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ये है, वो है, इस तरीके की आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं आपको कराती हूँ। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटी।
तो अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी के मैग्नीट्यूड की, तो आपको दे रखा है कि IUCN 2004, अब ये है IUCN क्या है? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहा मैंने? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बच्चों ऑब्वियसली बात है, इसके नाम में ही पता लग रहा है कि ये एक यूनियन है जो नेचर और वहां पर रहने वाली सभी रिसोर्सेज को कंजर्वेशन की ऊपर वर्क करती है। इसकी 2004 की जो कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग इसने कहा था देयर आर 1.5 मिलियन स्पीशीज। इसने कहा था there are total 1.5 million or slightly more than 1.5 million of species present in the on the earth, on the universe। इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है, ये बात उसने कही थी। पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और स्पेशली मैं कहूँ तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट मे, इस रॉबर्ट में साइंटिस्ट का मानना है कि ये तो हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, ये तो वो पॉपुलेशन है जो हमने डिस्कवर की है, ये वो पॉपुलेशन है जिसकी नॉलेज लोगों को है। पर असल में ऐसा है नहीं, वो कह रहा है ये तो बहुत कम है। मैं बताऊं आपको 7 से 8 मिलियन पॉपुलेशन कहीं है, आपको पता नहीं है, इट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल येट। ठीक है, उसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है, कहीं कुछ जानकारी नहीं है। आपको तो सिर्फ 1.5 मिलियन पता है, और अगर दुनिया की हर एक पता लग जाए ना तो कम से कम 7-8 मिलियन निकलेगी। ये रॉबर्ट मे का कहना था। ठीक है, समझ गए? बड़ी सिंपल सी बात है। तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी और कुछ तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहती है जिनके बारे में तो शायद हम पता कर भी नहीं पाएंगे कब। तो जितनी डाइवर्सिटी हम सोच रहे हैं उससे तो कई गुना असल में डाइवर्सिटी का लेवल है। फिर चलो जितनी भी है, 1.5 मिलियन है या 7 मिलियन है या 8 मिलियन है, जितनी भी है उनमें से बताऊं, कहते हैं 70% या इससे भी इवन ज्यादा एनिमल्स हैं एंड 22% ओनली आर प्लांट्स। बाकी भाई 5 किंगडम है ना, मानेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमलिया। तो प्लांट एनिमल की तो बताइए मैंने, बाकी बाकी और आगे। ठीक है, तो कह रहे हैं जितनी स्पीशीज आप जानते हैं उसमें करीब 70% या उससे भी ज्यादा एनिमल है, और 22% या उससे भी आपके, मैं कहूँ थोड़े बहुत कम ज्यादा प्लांट्स हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और ये पेपर में आया हुआ भी है क्वेश्चन, कि why there is more animal diversity in nature as compared to plant। ये बड़ा बेसिक सा सोचने वाला क्वेश्चन है, और मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है। आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा, क्यों एनिमल्स ज्यादा है और क्यों प्लांट्स कम है? बहुत बेसिक चीज है, सोच के बोलो। अपने आप को अनम्यूट करिए और सोचिए और बोलिए। मैम क्योंकि प्लांट्स का तो नंबर कम होता जा रहा है ना डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में। एक रीजन आया कि प्लांट जो है वो कम इसीलिए हैं क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन करें, ये फैक्ट है बच्चों, देखो किसी जंगल को साफ कर दिया तो जंगल में जो पेड़ पौधे थे सारे के सारे, वो सारे पेड़ पौधे तो ऐसे नहीं होते जो हम नॉर्मली उगाते हैं खुद से। कुछ होते हैं जो जंगल में अपने आप उगते हैं, बल्कि ज्यादातर सारे ऐसे होते हैं जो अपने आप उगते हैं। भाई थोड़े बहुत प्लांट्स ही तो है जो सब जगह पाए जाएंगे, बहुत सारे तो ऐसे प्लांट्स होंगे जो सिर्फ जंगलों में पाए जा रहे हैं। हम जंगल करते जा रहे हैं साफ, तो कितनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और आज तक हो गई होंगी। वन रीजन। चलिए सेकंड रीजन बोलिए, कोई भी और ट्राई करो पहले। दोनों भी बोल रही थी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट में जो पॉपुलेशन वो कम होगी, बट एनिमल्स से भी क्या, एनिमल्स को भी तो उनकी जो खाल होती है उनसे हम लेदर वाले शूज बनाते हैं। चलो, तो आपने तो ध्रुवी की बात को अगेंस्ट एक पॉइंट रखा है आपने। आपने कहा कि चलो मान लिया डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट की स्पीशीज कम हो रही है, बट एनिमल्स की हंटिंग करके भी तो एनिमल्स को कम किया जा रहा है, उसकी स्किन वगैरह को यूज किया जा रहा है। बट शिबा, इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी, हंटिंग तो बहुत लंबे टाइम पहले से ही बैन हो चली आ रही है, जबकि डिफॉरेस्टेशन तो आज भी नहीं रुका है। डिफॉरेस्टेशन तो आज भी किया जा रहा है, इवन गवर्नमेंट ही कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, कहीं पर कोई
हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई मॉन्यूमेंट्स है, कोई अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, कोई भी ऐसी जगह आप देखना, वो कभी भी बहुत खुली जगह में बने हुए हैं, उनके आस-पास दूर-दूर तक एक बहुत बड़ा एरिया खाली कराया हुआ है और वो बहुत सारे लंबे एरिया में पूरा काट के उसको बिल्कुल साफ करके उसको वहां पर बिल्कुल बस घास बिछाई हुई है या जो पेड़ बनाए हुए हैं वो एक साथ पेड़ लगाए रखे लाइन वाइज। ऐसा कर रखा है कि नहीं, एक जैसे मान लो अशोका के पेड़ लगा दिए एक साथ, ठीक है, या कोई भी ऐसे सुंदर दिखने वाले पेड़ लगा दिए एक साथ। तो हमने वहां पर ग्रीनरी तो करने की चलो जैसे भी कोशिश की, पर हमने वहां पर ज्यादातर एरिया में गवर्नमेंट भी इस चीज का साथ दे रही है और गवर्नमेंट भी एक तरीके से बहुत सारी पर्पस के लिए जंगल साफ कर रही है, ठीक है। तो जितनी हंटिंग है उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का हो रहा है। चलो और पॉइंट बोलो। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया एक रीजन कि एनिमल्स ज्यादा है और प्लांट कम है। सेकेंड बोलो, सोचो। ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन, उससे क्या होगा? मैम स्पेस कम हो जाएगी तो मैम कट करने पड़ेंगे मैम ट्रीज वगैरह। मतलब इट इज सेम एज डिफॉरेस्टेशन, इट इज सेम। बट डिफॉरेस्टेशन किसी भी कारण से किया, रहने के पर्पज से किया, इंडस्ट्री बनाने के लिए किया, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए किया, दैट इज ऑल डिफॉरेस्टेशन। कोई और रीजन बताइए अदर देन डिफॉरेस्टेशन। मैम एनिमल्स भी तो प्लांट्स मैम प्लांट्स में बहुत जगह यूज होते हैं मैम। राखी राखी कुछ बोल रही है, एनिमल्स से कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिसके अंदर प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। भाई एनिमल ही तो रिस्पॉन्ड कर सकता है, कुछ भी हुआ, सामने से कुछ आ रहा है, एनिमल तो रिस्पॉन्ड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को भाग जाएगा वहां से मान लीजिए, या कुछ और कर लेगा। बट प्लांट क्या करेगा? प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं, प्लांट के पास तो सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं, राइट। तीसरा पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट इसके लिए हो गया, एनिमल्स जो हैं वो मोबाइल है, वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। आपको ये पता है कि दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाओ, कंपटीशन इज देयर, ठीक है, अलग अलग चीज का। एनिमल्स के लिए रहने का कंपटीशन है, खाने का कंपटीशन है। एनिमल्स के पास पर एक चॉइस है, मान लो एनिमल यहाँ रह रहे, धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, वहां पर बहुत क्राउडेड हो गया, बड़ा मारा मारी होने लगी, खाना उतना ही है, लोग बहुत ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। वो लोग वहां से स्विच करके किसी और जगह जाकर सेटल हो जाएंगे जहां फिर भी पॉपुलेशन कम हो, जहां उनको आराम से खाना पीना मिल जाए। तो दे कैन मूव, दे कैन अवॉइड कॉम्पिटिशन। जबकि प्लांट्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लांट एक लगा हुआ था पहले उस जगह पे, ठीक है, या प्लांट 5 प्लांट लगे हुए थे, वो आराम से रह रहे थे, हंसी खुशी आराम से पानी वानी जड़ों से एब्जॉर्ब कर लेते थे, सनलाइट मिल जाती थी, मिनरल्स ले लेते थे। अब वहां पर क्या हो गया, लोगों को धुन चढ़ गई, चलो भाई चलो फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। एरिया लोग अपना खाली करना नहीं चाहते, उसी थोड़ा एरिया था, तो वहां पर लोगों ने क्या किया, 10 प्लांट और लगा दिए। वहां 5 प्लांट थे, 10 प्लांट और लग गए, टोटल हो गए 15 प्लांट। अब वही पानी जो 5 प्लांट ले रहे थे, अब उसी पानी का कंपटीशन हो गया 15 के बीच, सनलाइट का कंपटीशन हो गया 15 के बीच, मिनरल्स का कंपटीशन हो गया उन 15 के बीच, है कि नहीं? तो ओवरऑल क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड प्लांट्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो तुम यहाँ आ गए मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, दे कैन नॉट मूव, दे आर नॉन मोटाइल, राइट। तो इसीलिए भी उनको कंपटीशन है और कंपटीशन की वजह से हो सकता है वो रिड्यूस हो जाए। समझ आ गया सबको? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी एनिमल के पास। भाई एनिमल 2 टाइप के होते हैं, आइदर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। जो वार्म ब्लडेड है वो तो तुम्हें पता है झेल ही सकते हैं सारे एनवायरमेंट को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो कोल्ड ब्लडेड है जब उनसे नहीं झेलता तो वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कर लेते हैं। पढ़ी है आप लोगों ने ये चीज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। तो वो तो हाइबरनेशन एस्टिवेशन कर लेंगे। एक प्लांट है, वो लग रहा था, उग रहा था, भाई तुम्हें तो सर्दी लगी, तुमने क्या किया, सर्दियों में हीटर जला लिया, एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लिया, या भाई मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी गर्म जगह साउथ में चले गए सर्दियों में, ऐसा कर लिया। प्लांट जहाँ है इस बार ज्यादा ठंड पड़ गई, प्लांट क्या करे, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ना वो हाइबरनेशन कर सकता, ना वो एस्टिवेशन कर सकता। पता लग गया बर्फ जम गई, उसको पानी भी नहीं मिल पा रहा उस बर्फ में से, वो क्या करे, ठीक है। तो प्लांट्स को इसीलिए लॉस है ज्यादा एज कंपेयर टू एनिमल्स। इज इट क्लियर?
सो टोटल पॉइंट्स रिकॉल करते हैं हम लोग। मैंने कहा ये क्वेश्चन है आप लोगों का एनसीईआरटी का, ध्यान रखेंगे। So the question was there are 70% species of animals whereas 22% of plants out of the total diversity. So what is the reason? For one of the reason is deforestation. ठीक है, animals बचे हुए हैं, प्लांट्स डिफॉरेस्टेशन से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। एनिमल्स बहुत सारे प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए भी प्लांट्स का नंबर कम होता जा रहा है। प्लांट्स के पास मूव करने का, कंपटीशन को रिड्यूस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। प्लांट जो है आपके जैसे भी एनवायरमेंट हो, जैसा भी सीजन आ जाए, उसको वो सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड कर सके। राइट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक इस क्वेश्चन में? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोला हुआ है आपको? आगे देखिए, बोला हुआ है आपको 3 फ्लो चार्ट दिए हुए हैं आपको बुक के अंदर, और ये 3 फ्लो चार्ट आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर फ्रॉम द बोर्ड लेवल और फ्रॉम एनी ऑफ द कंपटीशन लेवल। आपको 3 फ्लो पाई चार्ट दिए हुए हैं एक्चुअली। एक दे रखा है पाई चार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट। आप लोगों ने 11th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ी थी, और डाइवर्सिटी में जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते थे तो एनिमल किंगडम में पढ़ते थे पहले तो सारे इनवर्टिब्रेट, पॉरीफेरा, सिलिनक्वेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके इनवर्टिब्रेट। राइट, सो इनवर्टिब्रेट का एक पाई चार्ट दिया हुआ है, देखिए किस तरीके का दिया हुआ है। आप खुद बताओ क्या कहते थे हम, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? Which one is the largest phylum? भूल गए? 11th क्लास डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम चैप्टर, लार्जेस्ट फाइलम। खुशी यादव की हो जाएगी पिटाई, ये कोई आंसर नहीं कर रही है। आर्थ्रोपोडा, यस। तो ये सारा जो एरिया है इट इज फिल्ड विद आर्थ्रोपोडा। ये बता रहा है कि इनवर्टिब्रेट्स में इतना ज्यादा अमाउंट तो आर्थ्रोपोडा ही ले रहा है। This much of area is covered by arthropoda. Second largest कौन होता है? Second largest mollusca. Second largest mollusca. Mollusca के बाद आते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस वैसे आर्थ्रोपोडा का ही एक पार्ट होता है, क्रस्टेशियंस। और क्रस्टेशियंस के बाद आपके आते हैं जितने भी बाकी ग्रुप हैं, ऑल अदर ग्रुप्स। बड़ा आसान सा पाई चार्ट है, बुक में दे रखा है। आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा ये है, ये मॉल्युस्का है, ये क्रस्टेशियंस है, ये बाकी एनिमल ग्रुप्स है। क्लियर है? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पाई चार्ट, एंड दैट पाई चार्ट इज ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट याद करिए, वर्टिब्रेट में आता कौन कौन था? वर्टिब्रेट में एक तो आता था आपका साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, पहले क्या आता था? साइक्लोस्टोमेटा। फिर आती थी कार्टिलेज फिश, फिर बोनी फिश, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, यही सब है। तो फिशेस की सारी कैटेगरी को हम इकट्ठा मिला के पाइसेस बोल सकते हैं। तो पाइसेस अकेली ऑलमोस्ट हाफ है, फिशेस कह लू, पाइसेस कह लू, कुछ भी कह लू, ये ऑलमोस्ट हाफ है। उसके बाद आपको जिस तरीके से बुक में दिया है आपको एज इट इज ही याद रखना है कौन कौन आते हैं। वैसे सेकंड नंबर पर फिशेस के बाद बर्ड्स हैं, पर आपको जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे ही देना है, क्योंकि आपको पेपर में क्या करेंगे, पाई चार्ट बना के देंगे और उसको ABCD ऐसे कोई भी मार्क कर देंगे, कोई बनाएंगे कोई नहीं बनाएंगे, और आपसे कहेंगे टू फिल दैट पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट आपको दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है मैमल्स, यहाँ दिखा रखा है आपको बर्ड्स, यहाँ दिखा रहा है आपको रेप्टाइल्स, and here is the amphibians. ये दिया हुआ है आपको पाई चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई फिशेस सबसे ज्यादा है वर्टिब्रेट्स में, फिर बर्ड्स आती हैं, ठीक है, बर्ड्स के बाद बात करें तो फिर रेप्टाइल्स आते हैं,
फिर आपके एम्फीबियंस आते हैं, मैमल्स आते हैं। ये आपको एज इट इज याद रखना है, बड़ा ही कलरफुल सा पाई चार्ट आपको बुक में गिवन है। एक और पाई चार्ट आपको दे रखा है, वो प्लांट्स का दे रखा है। थर्ड पाई चार्ट इज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में क्या पढ़ते थे आप? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। तो इसमें आपको कुछ ऐसा पाई चार्ट दे रखा है। कुछ इस तरीके से। ये ठीक है। क्या क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पर? देखिए, ये दे रखा है फंगस, इतना एरिया फंगस कवर कर रही हैं। और ये काफी सारा एरिया एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट, आपको दिखते भी होंगे। फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा है हमारे, उसके बाद सेकेंड नंबर पर फंगस है। फंगस के बाद जो आती है वो आती है एल्गी, राइट। फिर आते हैं आपके मॉसेस, मॉसेस के बाद आती हैं आपकी लाइकन, और लाइकन के बाद आपको फर्न्स दे रखे हैं। फर्न्स इज अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, याद करिए, टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं फर्न्स। So these are the 3 pie charts which are given to you in your NCERT, और आपको ये एज इट इज याद करनी है, ये क्रैमिंग करनी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है। Is it clear? Is there any confusion? No? No मैम। Okay. अभी मैं आपको समझाने वाले पार्ट पे आऊंगी, उससे पहले ये सारा मैग्नीट्यूड का पार्ट कर रहा है, इसमें सारा ऐसे लर्न करने वाला पार्ट है। एक तो बातें और बता देती हूँ ऐसे जो लर्निंग वाली है उसमें से। तो देखिए क्या है, कहते हैं कि जो इंडिया है हमारी, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रिच है। हमारी इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। कहते हैं इंडिया जो है वर्ल्ड का, लैंड वाइज बात करें तो वर्ल्ड का 2.4% लैंड हमारी इंडिया है। वर्ल्ड का सिर्फ कितना सा लैंड है हमारी इंडिया? 2.4% लैंड। पर जो डाइवर्सिटी है, जो स्पीशीज है जो दुनिया में, वो 8.1% स्पीशीज कैरी कर रही है। सोचो, लैंड तो हमारे पास इतना कम है, पर हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पीशीज इतनी ज्यादा है। इसीलिए बच्चों हम लोग टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटीज के अंदर आते हैं। वी आर अमंग द टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, why India is considered as the top under the top 12 mega diversities of the world. तो हम उसका रीजन ये कहेंगे because India covers only 2.4% of the land area, whereas it comprises of 8.1% of the total species present in the world. Is it clear? ठीक है बच्चों। तो वही रॉबर्ट मे ने जो कहा, रॉबर्ट मे ने यही कहा कि 7-8 मिलियन है, और याद रखो उसने कहा अगर 1 लाख प्लांट है, 3 लाख एनिमल है, यानी एनिमल की स्पीशीज प्लांट से 3 गुना ज्यादा मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये रटने वाला मैग्नीट्यूड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपने एनसीईआरटी से देखेंगे तो मैग्नीट्यूड का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है शुरू करेंगे, वो अभी 2 मिनट बाद स्टार्ट करती हूँ। यहाँ तक मुझे बताइए, कुछ भी पूछना है तो। आप लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, अपनी एनसीईआरटी को साथ रखिए, एनसीईआरटी को साथ रख के पढ़िए, ताकि आपको आइडिया लगे आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे तो आई थिंक पेज नंबर 258 से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, और 258, 259, 260 और 261 का कुछ पार्ट, हम लोग इतना पार्ट अभी बायोडाइवर्सिटी के अंदर कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछिए।